हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। उम्मीद हम आपसे यही कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई लिखाई कार्य में बहुत ही बिजी चल रहे हो। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर लेकर के हैं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने। अपवाह। क्या अपवाह? हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, तो देर न करके क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी हमसे जुड़ चुके हो, फटाफट क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दो और लाइक वाली बटन दबा करके अटेंडेंस लगा दो, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए तैयार हैं। और फटाफट जो है आप शेयर कर दो अपने दोस्तों को इस क्लास को, और देर न करके हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट भी करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई जल्दी फटाफट शेयर करो और लाइक करो क्लास को जल्दी से। हाँ चलो बढ़ते हैं हम लोग जो है अपवाह। क्या है अपवाह? अपवाह है, अफवाह नहीं है। ठीक है, अपवाह। ओके चलो, अपवाह क्या है कि जल का नदियों नालों के जल धाराओं के रूप में बहना ही अपवाह है। देखो यहां पर अपवाह है। क्या है? अपवाह है। क्या है? अपवाह है। हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलती हो गई है। क्या है? गलती हो गई है। ये छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी गलती। क्या है? छोटी छोटी गलती है ना, अपवाह है। क्या है? अपवाह है। ठीक है, तो आप देखोगे इन नदियों का बेटा, इन नदियों का जो है नदियों में नालों में बहना जो है क्या है? अपवाह है। क्या है? अपवाह है। ठीक है, क्या है? अपवाह है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की जो है व्याख्या करता है। कैसे? यहाँ पर कई सारी नदियां जो है ना, कई सारी नदियां इनसे मिलती भी हैं, इनसे मिलती भी हैं, और क्या होती हैं? इनसे अलग भी होती हैं। क्या? अलग भी होती हैं। बहुत सारी नदियां, नाले जो हैं एक दूसरे से मिलते भी हैं, और ये धाराएं जो है एक दूसरे से अलग भी होती हैं। तो इन पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं, या जल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल तंत्र कहते हैं। यानी अगर हम चल रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों से मिलना बिछड़ना होता रहता है। तो एक तंत्र में जो है अगर हम देखें कि पानी का मिलना और जो है धाराओं का जो है विभेदीकरण जो है, ये जल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और नदियां जो है सीधे सीधे कहां पर बहती चली जाती हैं? समुद्रों में बहती जाती हैं। बस वही बात है कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, चाहे झील में हो, चाहे जो है समुद्र में होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? एक अपवाह तंत्र के रूप में देखा जाता है। अब बात आएगी जल विभाजक। किसे कहेंगे जल विभाजक? इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको पहले बता देते हैं। हमेशा जो है जल का प्रवाह, बोलो भैया, जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है या नीचे से ऊपर की तरफ होता है? तो आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है जल का प्रवाह होता है। ठीक है, तो जल विभाजक एक उच्च भूमि क्षेत्र है। यानी आप देखोगे, पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तब हम जो है परिभाषित इसको करेंगे। जैसे बेटा ये नदी की धारा है। क्या? नदी की धारा इधर भी बह रही है और नदी की धारा इधर भी बह रही है, लेकिन दोनों को मिलने नहीं दे रही है। बीच में ये स्थल है। क्या है? स्थल है, उच्च मार्ग है। तो इसी को क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। क्या कहेंगे? जल विभाजक। ये जल विभाजक ऊंचा हो सकता है। ये जो है भूमि, ऊंची भूमि भी हो सकती है, माउंटेन भी हो सकता है। यानी जो है आप ये कह सकते हो पठार हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
जल विभाजक एक उच्च भूमि क्षेत्र भी होता है जो दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है। इसे जल निकासी विभाजक भी कहा जाता है। यह पठार हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, या कोई जो है ऊंचा भू भाग हो सकता है। तो जल विभाजक इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पर धारा ए है, बोलो धारा ए है, ये धारा बा है, क्या है धारा बी है। दोनों के बीच में ये ऊंचा अगर हम मान लें ये पहाड़ है तो बोलो दोनों धाराएं इकट्ठा हैं? नहीं है ना, अलग अलग चल रही हैं, अलग अलग बह रही है ना। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे। भारत में अपवाह तंत्र, थोड़ा सा भारत में अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर नदियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है भैया हिमालय से निकली नदियां, क्या हिमालय से निकली। दूसरी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियां निकली हैं उनको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिमालय से निकली हुई नदियां। इसमें तीन नदियों की चर्चा करेंगे। एक तो भैया सिंधु, कौन सी? सिंधु की चर्चा करेंगे, गंगा की करेंगे और ब्रह्मपुत्र की करेंगे। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की करेंगे। इन्हीं तीन नदियों की चर्चा जो है, हिमालय से निकली हुई तीन नदियों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हमेशा आपको पता है ना बेटा, कहाँ से पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। हमेशा देखे हो ना, ऊपर से नीचे की तरफ पानी का बहाव होता है, प्रवाह होता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। हमेशा ध्यान में रखना, पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, समतल में हो सकता है लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होगा। अगर होगा तो कहीं ना कहीं जो है बांध बनाया गया होगा, झील का निर्माण होगा, यानी जलस्तर को ऊंचा करने के लिए कोई न कोई उपक्रम जरूर होगा, तभी हो सकता है, और संभव नहीं है। ठीक है, चलते हैं हिमालय की नदियों की तरफ। तो हिमालय की नदियां अधिकतर 12 मासी होती हैं, यानी हिमालय से निकली हुई जो नदियां होती हैं बेटा, इसमें 12 महीना हमेशा पानी होता है। क्या? हमेशा, सदैव पानी होता है, सदैव जल होता है। क्या होता है? जल होता है, सदैव जल रहता है। ठीक है, इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा का जल मिलता है, साथ में जो ऊंचे ऊंचे हमारे पर्वत है ना उस पर बर्फ जमी होती है। तो भैया सीजन में जब बरसात का समय है तब तो पानी होगा, और साथ में जब बरसात का सीजन नहीं भी होता है ना तो यहाँ पे जो बर्फ पिघलती हैं तो उनके पानी से भी जो है यह नदियाँ जलमग्न रहती हैं, पानी इसमें रहता है। ठीक है, हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, यानी उत्तरी भाग से जो है आपको सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इन नदियों ने पर्वत को काटकर गिरिजों का निर्माण करती हैं और हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक एक लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर हिमालय से निकली हुई नदियां चलते 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 पहाड़ों से निकली हुई नदियां जाकर के समुद्र मिलती हैं, इसके लिए उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यानी आप देखोगे बेटा जितनी भी हिमालय से निकली हुई नदियां हैं इनका रास्ता बहुत ही लंबा है। ठीक है, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, कुछ अरब सागर में जाती हैं। अब तो देखेंगे कौन बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, कौन अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलो, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू संवहन करती हैं, यानी साथ में बहाती हैं। देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ जब आती है ना, पहाड़ों से जब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ये साथ में तो चलती हैं, साथ में ये मिट्टियों का अपरदन भी करती हैं।
और उनको काट पीट के अपने साथ बहाती हुई जो है लेकर के चली आती हैं। तो इससे लगता है, देखते हो आप जो है इन पानी में जो है जो हिमालय से निकली हुई नदियां होती हैं उनमें आपको सिल्ट नजर आएगा और बालू भी जो है वहां पर नजर आएगा, क्योंकि पहाड़ों को काटती हुई भेजती हुई आती हैं। ठीक है। मध्य और निचले भाग में ये नदियां विसर्प गोखुर झील बनाती हैं। ये अपने बाढ़ वाले मैदानों से बहुत से अन्य निक्षेपण की आकृतियों का भी निर्माण करती हैं और पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। आप देखोगे कि निक्षेपों को ले जाकर के जो है समुद्र में मिलाती हैं, तो वहां पर जो है एक डेल्टा जैसा जो है रूप जो है ये निर्मित करती है। समझ में आई बात? अभी जो है हम आपको बताते हैं भैया ऊपर से नदियों का स्रोत है। देखो नदी यहाँ पे चली ऊपरी भाग से, अब देखो मैदानी इलाके में आ गई, मैदानी इलाकों से निकलते निकलते ये जा करके जो है समुद्र में मिलती हैं, यानी यहाँ पर जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनके कई सारे जो है इनकी धाराएं जो है कई दिशाओं में बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पर आप देखो हम यहाँ पर बनाते हैं पहाड़। क्या बनाते हैं बेटा? पहाड़ बनाते हैं। अब पहाड़ों से बोलो नदियों को निकालते हैं। यहाँ अगर हम देखें ये नदी है, ये पहाड़ है, पहाड़ों से नदियाँ देखो ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे निकल रही हैं। साथ में देखते हैं ये देखो, ये नदियाँ निकल रही हैं, देखो नदियाँ निकल रही हैं। ठीक है। अब नदियाँ क्या ऊपर से निकली हुई नदियाँ हैं। अब जब समुद्र में मिलती हैं तो ये जो है कई सारी धाराओं में टूट जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। सारे गाद जो है यहीं पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है। देखोगे कहीं भी जहां पर भी पानी रुक रहा होगा, धीरे धीरे जा समा रहा होगा, तो वहां पर ज्यादातर गाद इकट्ठा होता है। ज्यादातर जो है जो बहे हुए कंकड़ पत्थर सब जो है वहीं पे रुक जा रहे होते हैं। क्या होते हैं? रुक जा रहे होते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय नदियों की चर्चा कर लेते हैं कि हिमालय नदियों में आपने देखा भैया यहाँ पर जो है ना 12 महीना पानी होता है, यानी पूरे साल भर जो है पानी रहता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है बरसात के सीजन में पानी तो होता ही है, साथ में पर्वतों पर जो बर्फ जमी होती है वो पिघलती है ना, उसके भी पानी जो है उसमें रहने के कारण जो है यहाँ वर्ष भर जो है पानी इस नदियों में रहता है। प्रायद्वीपीय नदियों की चर्चा करते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं मौसमी होती हैं। कैसी होती है? मौसमी होती हैं। ये मौसम बनाती हैं। कैसे? मौसम का मतलब है कि भैया बरसात होता है ना, तो उसी समय इसमें पानी दिखाई देता है, इसके अलावा इसमें पानी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्ष भर जो है मौसम पर ही निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी जो है घट करके छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। बरसात में आप देखोगे कि बाढ़ आया है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम शुष्क मौसम हुआ तो ये जो है नालियों के रूप में बहना शुरू हो जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियां ऐसे हैं। ठीक है। आपने जब पढ़ा था भौतिक स्वरूप में तो आपने देखा था जो पश्चिमी घाट हमारा है, पश्चिमी घाट थोड़ा सा ऊंचा है पूर्वी की अपेक्षा। ये पढ़े हो ना, एक कंसेप्ट दिमाग में है ना। अगर ये दिमाग में बात है तो आज नदियों को यहीं से निकालेंगे और सबको जो है बंगाल की खाड़ी में पिरो देंगे, गिरा देंगे। ठीक है। चलो, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, क्योंकि भैया पानी नहीं होता है, लंबैया कैसे बढ़ेगी, है ना? पानी नहीं होता है। और ये नदियां जो है छिछली होती हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं? पश्चिम की तरफ बहती हैं। देखो ये कैसे है? ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पे से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी है जो यहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है। ये चर्चा अभी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हिमालय से निकली हुई नदियां। तो हमने आपको बताया हिमालय से 3 प्रमुख नदियों को हमें पढ़ना है। पहला सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र।
ठीक है। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में से ये शुमार हैं। ये नदियां लंबी हैं, अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियों का आकार इसमें जो है मिलता है, यानी इन नदियों में जो है ना अनेक नदियों की धाराएं मिलती हैं, यानी इनके अनेक सहायक नदियां हैं, इनकी अनेक सहायक नदियां हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। हमने आपको बताया कि भैया जो ये मिलती हैं नदियां ना, कहीं मिलती हैं, कहीं बिछड़ती हैं, मिलती हैं, बिछड़ती हैं, तो ये जो तंत्र डेवलप होता है इसको हम क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। समझ में आई बात? समझ में बात आई कि नहीं? बात आई नहीं आई? समझ में नहीं आई बात? अच्छा, आ गई है, हमारा प्यारा बच्चा समझ गया। तो अगर समझ गए हो बेटा तो आप कर लो एक बार। देखो संख्या कितनी कम है, तो एक बार क्लास को जो है शेयर कर दो। शेयर करने के पश्चात जो बच्चे अभी भी अटेंडेंस नहीं लगाए हो ना, अटेंडेंस लगा दो, नहीं ये दिमाग से बात निकल जाएगी, है ना। तो लाइक वाली बटन दबाओ और फटाफट जो है ऐतिहासिक क्लास बनाओ और जो है इसको पेन ले करके नोट डाउन भी करते चलना, नहीं तो पता चला जो है हवा हवा में रह गया, हवा हवा में नहीं रहना है। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। किसके नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील से, यानी तिब्बत के निकट इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत के निकट किस झील से? मानसरोवर झील से। यह जो है पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत के जम्मू कश्मीर, देखो यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है ना ये इंडस रिवर, ये देखो यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है, जम्मू कश्मीर होते होते जो है ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में चली जाए। किस जिले से? लद्दाख जिले से। ठीक है, इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में जो है पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। इनकी सहायक जो नदियां हैं वो सतलुज हैं, ब्यास हैं, रावी हैं, चेनाब है, झेलम है, और जो है यह जो है पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती हैं। किसमें? पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती हैं और पाकिस्तान से होते होते ये कहाँ पर जाती हैं? ये समुद्र में जो है, समुद्र में जो है नदी ये वहीं से देखो यहाँ पे आई पाकिस्तान और यहीं से जो है दक्षिण की दिशा में बहना स्टार्ट कर देती हैं। देखो यहीं पे इनके सारे झेलम हुआ, चिनाब हुआ, सब यहाँ पे मिल गई। अब मिलने के बाद दक्षिण दिशा में जो है बहती हुई अरब सागर में जा मिलती हैं। कहाँ? अरब सागर में जा मिलती हैं। लगभग आप देखोगे इस नदी की जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। ये आपको दिखाई देगा कि इसकी लंबाई इतना होने के कारण विश्व की लंबी नदियों में से जो है इसको एक माना जाता है। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तिब्बत से स्टार्ट हुआ, ये जम्मू कश्मीर होते होते पाकिस्तान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी सहायक नदियां मिली, साथ में यहीं से दक्षिण होकर के एक कराची के पास जो है कहाँ पर? अरब सागर से मिल जाती है। आज भाई आगे बढ़ते हैं, अगली नदी की चर्चा करते हैं। अगला नदी है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। तो गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी है। यह जो है आपको दिखाई देगा कि उत्तराखंड के गंगोत्री से जो है ये निकलती है। ठीक है, और यहाँ से भागीरथी नदी निकलती हैं और अलकनंदा नदी निकलती हैं, ये जाकर के देवप्रयाग में मिल जाती हैं और वहीं से जो है निकलते हुए ये हरिद्वार जाकर के पहुँचती हैं। हरिद्वार से आगे बढ़ते बढ़ते देखो गंगा नदी बेटा हरिद्वार से जो है हरिद्वार में ही जो है ये मैदानों से टकराती हैं। इसके पहले जो है ये पर्वतों से होती हुई चली आती हैं। समझ में आई बात? तो ये मैदानों में कहाँ मिलती हैं? हरिद्वार से मैदानी भागों में बहना स्टार्ट कर देती हैं।
गंगा नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर से अधिक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां जो है गंगा में आकर के मिलती हैं। जैसे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी नदी है। ये सभी जो है गंगा नदी के जो है सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, अब बात आएगी यमुना की। यमुना की बात आएगी। यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। बेटा कहाँ मिलती है? यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? क्या आपको पता है? सहायक नदी है। क्या? सहायक नदी है। गंगा यमुना से कहाँ मिलती है? गंगा यमुना से प्रयाग में मिलती है। प्रयाग इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है ना। यमुना नदी हिमालय से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पे समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। वहाँ पर जहाँ देखो इलाहाबाद के निकट संगम है ना, वहीं संगम पे जो है ये नदी मिल जाती है। देखो ये है गंगा नदी। गंगा नदी जो है इधर से आ रही गंगा नदी, देखो गंगा नदी आ रही है और गंगा नदी जो है इलाहाबाद से मिल जाती है और फिर बन गई गंगा नदी। गंगा नदी जा कर के फिर घाघरा से मिलती हैं। किससे? घाघरा से मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे घाघरा हुआ, गंडक नदी, कोसी नदी सभी नेपाली हिमालय से निकलती हैं और इसके कारण प्रत्येक वर्ष जो है उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आना यानी बाढ़ आता है। इससे जो है उस क्षेत्र में बहुत सारे जान माल का नुकसान हो जाता है। ये भी बड़ी समस्या है। ये भी बड़ी समस्या है। पानी तो है, हर वर्ष भर पानी रहता है, लेकिन इससे इसके जो है थोड़ा सा बाढ़ आती है ना, बाढ़ से बहुत सारी जो है परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। लोगों के जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं बाढ़ आने से। ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि योग्य बनाती हैं। तो दो आब यानी गंगा और यमुना के बीच का जो दो आब है ये बहुत ही उपजाऊ है। कैसा है? उपजाऊ है। इसके किनारे पर जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है, जहां पर जो है ज़्यादातर खाद्यान्नों की उपज देखी जाती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जैसे चंबल हुआ, केन हुआ, सिंध हुआ, बेतवा जो यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ये सभी जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है ना वहां से आती हैं। ये वहां से आती हैं और सब जो है किसमें मिल जाती है? केन हुआ, बेतवा, सिंध, ये सब जो है यमुना में मिल जाती हैं और यमुना की धारा इलाहाबाद जाकर के गंगा नदी से मिल जाता है। ठीक है। दक्षिण से निकलने वाली सोन नदी गंगा की एकमात्र उत्तरमुखी नदी है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई कम और इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ठीक है, ये शुष्क क्षेत्र से निकलती है ना। गंगा नदी के बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर के गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जो है बहती है। आप देखोगे ना ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल जब पहुंचती है ना, पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर। जहाँ से पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री करती हैं ये स्थान है फरक्का। क्या है? फरक्का। क्या है? फरक्का है। और फरक्का से जो है ये नदी कहाँ पर? बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ? बांग्लादेश में चली जाती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी के दो भागों में, यहाँ ये नदी जो है दो भागों में बट जाती है। देखो यहाँ से दो भागों में बट गई। देखो यहाँ पे दो भागों में बट गई, भागीरथी और हुगली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और अंतिम चरण में देखोगे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की धाराएं साथ में मिलकर के जो है मेघना का निर्माण करती हैं। क्या? मेघना धारा का निर्माण करती हैं। यहीं पर जो है सुंदरवन का डेल्टा है। यहीं पर जो है सुंदरवन का डेल्टा बनता है जो विश्व प्रसिद्ध है।
बोलो समझ में बात आई कि नहीं बात आई? देखो यहां से समझा देते हैं हम फिर से, ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज, यहां पर है। देखो भाई गंगा नदी बेटा आई यहां से, ठीक है, और यहां से यमुना आई, इनकी भी सहायक नदियां हैं, यहां पर सहायक नदी है। जैसे बांग्लादेश में जाती हैं तो यहाँ ये स्थान है फरक्का, क्या है? फरक्का है। और फरक्का में जो है जैसे एंट्री मारती हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी आती है और दोनों मिलकर के ये मेघना का निर्माण करती हैं। और यही इसी धारा पे जो है सुंदरबन का डेल्टा है, क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है यहाँ पे। समझ में आई बात? चलो ये बांग्लादेश में एंट्री है, ये बांग्लादेश में एंट्री है, फरक्का से जो है ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है या सिंधु और सतलुज के स्रोतों से काफी नजदीक से ये निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु जो है इसका अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर स्थित है। आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बाहर है, जाकर के अरुणाचल प्रदेश होते होते कहाँ? असम में आता है, असम से फिर जो है कहाँ घुस जाता है? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। तो देखोगे नामचा बरवा शिखर के पास जो है पहुंचकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में या गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ पर दिहांग कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। और यहाँ पर जो है कई सारी सहायक नदियों से जुड़ती हैं, जैसे दिबांग हुआ, लोहित हुआ, केनुला हुआ, और दूसरी सहायक नदियां जो है मिल करके फिर सीधा सीधा यह असम में पहुंच जाती है। कहां पर? असम में पहुंच जाती है। यानी इस नदी की धारा कहां पर पहुंचती है? असम में पहुंचती है। और असम से हमने आपको बताया कि भैया ये जो है बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, जमुना गंगा से मिल जाती है और जो है मेघना का जो है धारा क्रिएट करती है और सीधा जो है सुंदरबन के डेल्टा जहां पर है वहीं से समुद्र में मिल जाती है। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो यहाँ से तिब्बत के नजदीक से निकली और ये जो है अरुणाचल पहुंची, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा गया, दिहांग से असम, और ये जो है कहाँ पे? बांग्लादेश में घुस गई। और यहाँ जब बांग्लादेश में घुसती है इसको कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और यहाँ पर इस धारा को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और यहाँ पर जमुना जो है जब यहाँ पर गंगा से मिलती हैं, भागीरथी से मिलती हैं, तो भैया मेघना और भी सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों के मतलब है कि जो है प्रायद्वीपीय भाग है ना, हमने आपको बताया था कि तीन तरफ समुद्रों से घिरा हुआ, तीन तरफ समुद्रों से घिरा हुआ स्थल मार्ग। क्या? स्थल, जो तीन तरफ जल मार्ग यानी जल से घिरा हो स्थल, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं उनको कहते हैं प्रायद्वीप नदियाँ। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप नदियाँ कहते हैं। आज भाई प्रायद्वीप नदियां भारत के मुख्य जल विभाजक के निर्माण में पश्चिमी घाट अहम है। यहाँ पर देखोगे ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। देखो ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर है। प्रायद्वीपीय भाग की अपेक्षा
अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं। कैसे? ये पूर्व की ओर बहती हैं और कहां पर मिलती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। जो नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वो सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। किससे मिलती हैं भाई? बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं भी हैं, जैसे नर्मदा हुआ, तापी नदी या ताप्ती नदी, बोथ आर सेम। ठीक है, इसको ताप्ती नदी भी कहते हैं। ताप्ती नदी, ये बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये बेटा इधर बहती हैं, देखो यहाँ से ये निकलती हैं, यहाँ पर नर्मदा, यहाँ पर ताप्ती, यहाँ पर जो है बहती है। लेकिन गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, कावेरी हुआ, महानदी हुआ, ये सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और बेटा कहाँ गिरती हैं? ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती जो है किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, बड़ा मौसमी होती है। क्या? मौसमी होती है। बरसात है तो भैया इसमें पानी है, बरसात नहीं है तो पानी कम हो गया। ठीक है, आ जाओ नर्मदा की बात। नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नदियां या पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदियां बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी करती हैं। और ये नदी सीधा सीधा कहां पर गिरती है? कहां पर? अरब सागर में। हमने बताया ना, अरब सागर में। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज में बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती हैं वहां जो है धुआंधार प्रपात बनाती हैं। क्या? धुआंधार प्रपात बनाती। देखो गिर रही है ना, तो अब जो है ना यहां पर देखोगे धुआं धुआं है। क्या? धुआं धुआं है, क्योंकि इतना पानी जहां पे गिरता है ना, तेज प्रेशर से जहां पानी गिरता है तो वहां पर आप देखोगे ना धुआं धुआं हो जाता है ना। तो ये पानी जब गिर रहा है ना तो यहाँ पर धुआं धुआं हो जा रहा है। क्या? धुआं धुआं। तो ये धुआंधार जल प्रपात का भी निर्माण कौन करता है? नर्मदा नदी करती है। ठीक है, नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर जो है समकोण पर जो है मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है और वहीं से जो है ये कहाँ गिरती हैं? ये सीधा सीधा कहाँ गिर जाती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर? अरब सागर में गिरती हैं। ये भैया अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी है और इस पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। इसका नाम क्या है? नर्मदा नदी है। क्या है? नर्मदा नदी है। और जो है ये कहाँ पर? अरब सागर में गिरती हैं। क्या? अरब सागर में गिरती है। कौन गिरता है? नर्मदा नदी गिरती है। ठीक है, चल अब बात करेंगे तापी नदी या ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से जो है इनका उद्गम होता है। यह भी नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है और इसकी लंबाई बहुत ही छोटी है। इसकी लंबाई जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में है। तो ये तीन जो है राज्य में मूलतः जो है बहती है। कहाँ? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच की तटीय मैदान बहुत ही अधिक संकीर्ण होने के कारण इसलिए ये जो है बहुत ही तटीय नदियों की लंबाई जो है बहुत कम है। और ये देखो दोनों नदी नर्मदा और ताप्ती दोनों बेटा नदी कहाँ गिरती है? सीधा जो है अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में गिरती है। ओके, चलो अब पढ़ते हैं गोदावरी नदी। किसमें? गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई लगभग जो है 1500 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से इनका जो है उद्गम होता है। कहाँ से? पश्चिमी घाट से इनका उद्गम होता है। अब बताओ पश्चिम घाट पूर्व घाट की अपेक्षा क्या है? ऊंचा है।
तो अब ऊंचे से नीचे की तरफ ये बहेंगी, तो यह बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नदी गणित का 50% भाग है। कहां पर दिखाई देता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी बहती हुई नजर आती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा हुआ, वर्धा हुआ, प्रहिंता हुआ, मांजरा हुआ, वेनगंगा हुआ, पेनगंगा हुआ। ये सब जो है किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, बोलो बेटा दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो बात किसकी आएगी? गोदावरी की आएगी। किसकी? गोदावरी की आएगी। किसकी आएगी? गोदावरी नदी की बात आएगी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं, है ना? तो बात समझ में आ रही है ना? तो देख रहे बेटा लाइक बड़ा कम है ना? हम लाइक पे मरते हैं, हम देख रहे हैं लाइक कम है। लाइक नहीं करोगे कैसे? देखो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी उधर से जैसे दोगे ना, हम देखो कितना तेजी के साथ बढ़ते हैं, तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब आप लाइक शेयर कर देते हो ना, तो हम जो है हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे लाइक कर दो क्लास को, साथ में शेयर भी कर दो। जो बच्चा अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी बता दे कि डाउटनट क्लास 9th हिंदी मीडियम जो है हमारे लिए एक जो है द्वार खोलता है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है ना? सही बात है ना? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं महानदी की तरफ। कहाँ? महानदी की तरफ बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से जो है, इसका मतलब है महानदी का उद्गम कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है। या उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी की बात करना, तो अपवाह द्रोणी का मतलब समझ रहे हो कि जहां जहां ये बहती है, बस जहां जहां ये बहती हैं उन्हीं की चर्चा है अपवाह द्रोणी में। तो देखेंगे महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा, ये सब जो है यहाँ पर ये नदी यानी महानदी बहती है। महानदी बहती, महानदी को याद रखना उड़ीसा में है, उड़ीसा में महानदी है, याद रखना। जब क्लास 10th में जाओगे ना, तो हम आपसे पूछेंगे बेटा महानदी उड़ीसा में है ना, तो इस पे एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम बताओ। बांध का नाम पूछेंगे ना, तो दिल जो है मतलब आप एकदम जो है कुछ देर के लिए शांत हो जाओगे। क्या? शांत। अरे गुरुजी वहां पे तो महानदी बताए थे, बांध है तो महानदी, यहाँ नदियों को यहाँ पढ़ना है, इसके बांध को वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, तब मजा आएगा। तो इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि अभी से तैयारी, क्लास 10th की तैयारी अभी से करना पड़ेगा। जो अभी से तैयारी करेगा वही मुकाम हासिल कर पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है और आपका भी विश्वास ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, हमारा आपका थोड़ा सा ना गैप है। उस गैप को दोनों लोग मिलकर के क्या करेंगे? सुधार लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी से तैयारी कर दो, स्टार्ट अभी से कर दो। देखेंगे जैसा कि हमने आपको बताया महानदी की चर्चा हो गई। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा नदी की। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो है महाबालेश्वर के निकट जो है एक स्रोत से निकल के कृष्णा नदी जो है लगभग 1400 किलोमीटर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कृष्णा नदी जो है यहाँ से निकल करके पश्चिमी घाट से कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पे जा करके मिलती है। बंगाल की खाड़ी पे जा करके मिलती है। तुंगभद्रा हुआ, कोयना हुआ, घाट प्रभा हुआ, मूसी नदी हुआ, भीमा नदी हुआ, इसकी सहायक नदियां हैं। आपसे पूछा जाएगा मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद है। कौन सा है? हैदराबाद है। याद कर लो, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद है, ठीक है। ठीक है, इसकी द्रोणी, इसका बहाव जो है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ नजर आता है। किसका? कृष्णा रिवर का, कृष्णा नदी का। किसका? कृष्णा नदी का। किसका? कृष्णा नदी का।
बार बार याद करो, कृष्णा नदी कहाँ कहाँ बहती है भाई? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है। एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी की चर्चा करते हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में जो है बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। इसकी लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर यह बहती है। देखो यहाँ से निकलती हैं और यहीं से जो है तमिलनाडु के यहीं पे जो है कहाँ से, इसका नाम है कुडलूर। क्या है? कुडलूर से जा करके ये बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। कौन? कावेरी नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, इसकी जो है सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें इसका अपवाद द्रोणी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर बहती हैं, तो भैया ये तमिलनाडु बहती हैं, केरल और कर्नाटक में जो है इनका प्रवाह, इनका बहाव जो है दिखाई देता है। देखो आप कहाँ पे देखोगे कि भैया ये जो है तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ और कर्नाटक में जो है कावेरी नदी बहती है। ठीक है, अब हम बात करें नदियों को, प्रमुख नदियों की बात कर लिए, अब हम बात कर लें झीलों की। किसकी? झीलों की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। देखो अगर आप बांध बना देते हो ना, बांध भी बना रहे हो बेटा, जहां पर ये पानी रुक रहा है ना उसको झील कहते हैं। जहां पर पानी जमा हो रहा है बड़े मात्रा में नहीं, या जो है चलो छोटा सा मेड़बंदी कर दिए और थोड़ा सा पानी हो गया 10-15 लीटर, तो कहोगे सर ये झील है क्या? ये नहीं, बड़ी मात्रा में जो है बड़े भूभाग में जब जल जमा होता है तो उसको झील कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे से आकार एवं अन्य लक्षणों से भिन्न होती है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी बहता है, पानी भरा होता है। कुछ तो अस्थायी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि बरसात का पानी है तो पास पड़ोस के जितने तालाब है भर गए, लेकिन कुछ ऐसे भी तालाब हैं जिसमें पूरे साल जो है पानी रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं से स्रोत पानी का होगा ना। लेकिन जो नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जहां पर जो है बरसात में ही पानी दिखाई देता है ना। चलो, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ चादर की क्रियाओं से के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों से हुआ है। देखो यहाँ पर कुछ नदियों से हुआ है, कुछ जो है किससे है? मानवीय क्रियाकलापों से हुआ है। भैया कुछ यहाँ पर जो है अगर हम बना दें, यहाँ पे क्या बना दें, यहाँ पर बना दें हम बांध बना दें। अब बांध बना देंगे तो इस एरिया में पानी क्या होगा? पानी भर जाएगा, तो हम कहेंगे हम तो झील का निर्माण कर दिए। किसका? हम झील का निर्माण कर दिए हैं, यहाँ पर झील है। अब इसको धीरे धीरे इसके पानी को छोड़ेंगे। ठीक है, चलो, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोपखुर झील का निर्माण करती हैं। स्पिट और बाघ यानी रोज का तटीय क्षेत्र में लैगून का भी निर्माण करती हैं, जैसे चिल्का झील हुआ, पुलकिट झील है। ये सब जो है इसी वैरायटी की हैं कि भैया ये जो है ऊपर से आकर के कुछ जो है जल विभाजक, मतलब है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ बनेगा बेटा, तभी झील का निर्माण होगा। नहीं तो बहता हुआ नदियों का पानी कभी कोई रोक पाया है? रोकने के लिए उससे ज़्यादा प्रबल शक्ति को जो है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्थित करना पड़ेगा। भैया बहुत मोटा तगड़ा बांध बनाएंगे तभी जो है पानी रुक पाएगा। देखेंगे अंतरदेशीय भागों में झीलों पे कभी कभी मौसमी होती हैं। भैया मौसम के साथ ही वहाँ पर पानी होता है, अन्यथा नहीं होता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील है, एक जो है लवण जल झील है, यानी यह जो है खारे पानी की झील है। इस जल का उपयोग जो है नमक बनाने के लिए किया जाता है। यानी सांभर झील का जो है निर्माण किसके लिए किया जाता है? नमक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह झील बहुत ही जो है खारी पानी की झील के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर नमक बनाया जाता है। क्या? नमक बनाया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में बूलर झील है। क्या? बूलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की
प्राकृतिक झील के रूप में देखी जाती है। तो मीठे पानी की झील बुलर झील, खारे पानी की झील सांभर झील, कहां पर? राजस्थान में। एक कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। डल झील हुआ, भीमताल झील, नैनीताल, लोकताक या बड़ा पानी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है मीठे पानी की झील आप सभी प्यारे बच्चों के सामने जो है हम बात कर लिए। तो जा करके घूम के आना तालों में, नैनीताल, बाकी सब तलैया, जा करके वहां पर जो है मीठे मीठे पानी को पीना और पी करके आना। तो बताना पानी खारा था या मीठा था, आप हमें बताना। ठीक है। अब बड़ी समस्या है, झील पढ़ लिए हम, नदी पढ़ लिए, अब बात आती है कि नदियों का हमारे जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या महत्व है, उसके महत्व की भी चर्चा कर लेते हैं। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो है बहुत ही अनिवार्य है। आप देख रहे होंगे नदियों में जो है नदियों से सिंचाई हो रही, नदियों से जो है कई सारे परिवहन गुजर रहे हैं, नदियों के जल से फैक्ट्रियों में पानी सप्लाई हो रहा है। नदियां जो है एक प्रकार से जो है इकोनॉमी की क्या है? लाइफ लाइन है, जीवन रेखाएं हैं। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही आदिवासियों ने अपनी ओर से जो है इसको आकर नदियों पर ही, नदियों के किनारे बहुत सारे बसावट इसीलिए हुए हैं। अधिकतर आप देखोगे जितने भी विकसित शहर होंगे कहाँ, किसके किनारे होंगे? नदियों के किनारे ही होंगे। ठीक है। भारत के सभी प्राचीन और प्रमुख नगर जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, नासिक, उज्जैन, गया, पटना, आगरा, मथुरा, है ना, ये सभी किसके किनारे? नदियों के किनारे ही बसे हैं। किसके? नदियों के किनारे बसे हैं। इसी तरह जो है आधुनिक नगर जो है दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, मैसूर, हुबली, गाजियाबाद, सभी जो है नगर किसके किनारे? नदियों के किनारे ही बसे हैं। सारे नदियों के किनारे। बोलो दिल्ली किस नदी के किनारे बसे हैं? भैया जमुना नदी। आगरा जमुना नदी, कानपुर गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, अयोध्या सरयू नदी। क्या? सरयू नदी। ठीक है। चलो, इसी तरह प्रमुख शैक्षिक और पर्यटन से संबंधित सभी प्रमुख नगर नदियों के किनारे जुड़े हुए हैं, जैसे दिल्ली, वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, मुंबई आदि सभी शैक्षिक रूप से जो प्रसिद्ध नगर हैं वो भी जो है नदियों के किनारे ही बसे हुए नजर आते हैं। हिंदू के सभी धार्मिक रूप से प्रसिद्ध स्थान नदियों के किनारे ही स्थित हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग, अमरकंटक, नासिक, उज्जैन, मथुरा, ये सभी जो है नदियों के किनारे हुए बसे हुए नजर आते हैं। तो धार्मिक रूप से भी प्रमुख नगर किसके किनारे हैं? नदियों के, नहीं, नदी के तट पर ही जो है स्थित हैं। ठीक है। ये गांव बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, जैसे भारत देश के लिए जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर होती है, वहीं पर जो है नदियों से ही जो है सिंचाई होती है, नौका संचालन होता है, जल विद्युत का निर्माण होता है। इसलिए नदियां जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के कारण, इतना महत्वपूर्ण होने पर भी जो है हम नदियों को बहुत ही प्रदूषित कर रहे हैं। हम नदियों को बहुत ही प्रदूषित कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? अगर हमारे लिए बेटा इतना जो है इंपॉर्टेंट है नदियां, तो हम उनको प्रदूषित क्यों कर रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा? नहीं सोचे हो? सोचना स्टार्ट कर दो, सोचना स्टार्ट कर दो। नदी जल की घरेलू और औद्योगिक कृषि में बढ़ती मांग के कारण इनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इसके फल परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल निकासी होती है और इसका आयतन घटता जा रहा है। देखोगे कि नदियों से जो है पानी की निकासी हो रही है, नदियों से पानी की निकासी हो रही है। ज़्यादातर जो है औद्योगिक जो पानी निकासी है वो भी किसमें मिला दिया जा रहा है? नदियों में मिला दिया जा रहा है। इससे हमारी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। यानी अभी तो हम बता रहे हैं कि नदियों के पानी को क्या किया जा रहा है? फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है, इसलिए नदियों के आकार आयतन घट रहे हैं। साथ में दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपशिष्ट कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण को भी जो है प्रभावित करते हैं। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही
हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम जो है नदियों के पानी पर ही निर्भर हैं और जो है हम नदियों में ही गंदा पानी छोड़ रहे हैं। आप देखोगे नदियां जो है हमारी बहुत ही क्या है प्रदूषित हो गई हैं। हमारी सरकार जो है निरंतर प्रयास में है कि हम नदियों को कैसे स्वच्छ साफ बनाएं, स्वच्छ साफ बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आज देश में नदियों का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है तथा देश के अनेक नदियां विलुप्त होती जा रही। इससे देश के प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? बिगड़ता है। क्या होता है? बिगड़ता जा रहा है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना पड़ेगा। बोलो हम अकेले कर सकते हैं क्या? हम नदियों को अकेले प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हमें जो है सबको साथ में लेकर के, यानी सबको सोचना पड़ेगा। अगर जो है यहाँ के जल जीवन, यहाँ पर जो जल जीव हैं अगर वो संकटग्रस्त हैं तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा भी जीवन संकट में पड़ जाएगा, है ना? हमारा भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। हम सबसे पहले नदियों के किनारे से नदियों में डूबते हुए भू क्षेत्र से तथा वेटलैंड से अवैध बस्तियों और अवैध निर्माण को जो है हटाना होगा। जिससे देखो उपाय यही है कि जितने भी जो है ये जो है निर्माण किए, अवैध निर्माण किए ना, उनको हटाना पड़ेगा, जिससे नदियों को फैलने का थोड़ा सा मौका मिल पाए। क्या? थोड़ा सा मौका मिल पाए। सरकार को यह कानून पास करना चाहिए कि नदियों के मध्य दोनों ओर जो है कम से कम 1500 मीटर तक कोई निर्माण ना हो, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए। इस तरह नदियों को जो है नदियों में सीवर और औद्योगिक गंदगी का निस्तारण किया जाए। अगर ऐसा कोई करता पकड़ा जाए तो इसको जो है दंडनीय अपराध की तरह घोषित किया जाए कि अगर जो है नदियों में कचरा डालता हुआ कोई मिलेगा तो ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा। तभी तो नदियां स्वच्छ हो पाएंगी। इसके साथ ही देश के नदियों को शुद्ध पानी तथा बारिश के पानी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। इसी के साथ नदियों पर हर 50 किलोमीटर पर बांध का निर्माण किया जाए। नदियों के तटों पर बड़ी संख्या में वृक्ष भी लगाए जाए। क्या? वृक्ष भी लगाए जाए, वृक्षारोपण भी किया जाए कि नदियों को भी कम से कम जो है साफ हवा मिले, है ना? साफ हवा मिले, नहीं स्वच्छ जल से जो है वृक्ष क्या हो थोड़ा सा ग्रो करें। क्या करें? ग्रो करें। तो भाई आपकी जो है अफवाह जो क्लास था यहीं पे हो जाता है समाप्त। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।